नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ नंबर 9 चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची यह एक कहानी है जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आज हम इस पाठ में इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है या किन बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। यानी उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं था। यह किन बातों से पता चलता है, ये देखते हैं। माधवदास ने अपनी कोठी संगमरमर की बनवाई थी। उसके पास धन की कोई कमी न थी। उसके पास बगीचा भी था जहाँ सुंदर सा फवारा था। वे धन के अभिमान से युक्त चिड़िया को प्रलोभन देते हुए यह भी कहते हैं कि उनके पास बहुत सा सोना मोती हैं। वे उसके लिए सोने का ऐसा घर बनवा देंगे जिसमें मोतियों की झालर लटकी होगी। आदि बातों से हमें पता चलता है कि माधवदास जी का जीवन संपन्नता से भरा था, यानी उनके पास बहुत कुछ था। उनकी शाम की सोपन की भांति गुजरती थी। उनकी जो शाम थी वो सोपन की भांति गुजरती थी। घर पर सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा रहता था। उनका महल भी सोना था। वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसे देखकर उनका दिल बहले या जिससे वे अपनी मन की बातें कह सके। उनका मन अक्सर उदास रहता था, यानी उनका मन क्या रहता था? उदास रहता था, खिन्न रहता था। चिड़िया को देखकर उसे अपने पास रोकने के लिए तरह तरह का प्रलोभन देने वाली जो बातें थी उनसे पता चलता है कि संपन्नता होने के बावजूद माधवदास जी सुखी नहीं थे। यानी उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं थे। प्रश्न नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? यहाँ क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी माधवदास जी कह रहे थे कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, अपना ही समझो। तो क्या वो निस्वार्थ भाव से कह रहे थे या उसमें कुछ उनका कोई स्वार्थ था? तो यह हमें स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए, माधवदास का बार बार चिड़िया से यह कहना कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उन्हें वह चिड़िया बड़ी प्यारी लगी। अतः वे उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते थे। यानी वो चाहते थे कि चिड़िया हमारे पास ही रहे। माधवदास जी ने यह कथन पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं कहा था, क्योंकि चिड़िया को देखने के पश्चात अब वे उस चिड़िया को अपने बगीचे में मन बहलाव या आत्म संतुष्टि के लिए रखना चाहते थे। यानी अपना मन बहलाने के लिए वो रखना चाहते थे, इसमें उनका वो स्वार्थ था। तो प्रश्न नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को क्यों महत्व नहीं दे रही थी? दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं कि चिड़िया और माधवदास के मनोभावों के मुख्य यानी मनोभावों में मुख्य अंतर भावनात्मक सुख और भौतिक सुख का था। एक तो भावना का सुख और एक क्या था? भौतिक यानी सांसारिक सुख का था। एक तरफ माधवदास के लिए धन संपत्ति से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था, यानी उनके पास बहुत सारा कुछ था लेकिन उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि वह धन से कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी उनके पास धन है तो वह कुछ भी खरीद सकता है। परंतु दूसरी तरफ चिड़िया के लिए ये सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ थी, यानी चिड़िया इनको कुछ नहीं मानती थी। उसके लिए अपनी माँ की गोद से प्यार कुछ नहीं था, यानी वो अपनी माँ से इतना प्यार करती थी कि बाकी सारा कुछ वह ठुकरा देती है। इसी कारण चिड़िया जहाँ माधवदास के बार बार समझाने पर भी सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, वहीं दूसरी ओर धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी कि यह घर ना जाए, मेरे पास ही रह जाए। वह उसके मन की बात नहीं समझ पा रहा था। आगे प्रश्न नंबर 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो इसमें क्या है
कि कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का बुद्धिमानी पूर्वक सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना, यानी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से वह क्या करती है कि वह नौकर के हाथ से निकल जाती है। सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर हमें अति आनंद मिला, यानी बहुत ही अच्छा लगा। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को सेठ की कैद में अर्थात पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान न भर पाती और अपनी माँ से मिलने के लिए तरस जाती। अतः नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना यह भी बताता है कि स्वतंत्रता से बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। परतंत्र रहकर मिलने वाले समस्त सुख उसके आगे क्या हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। अब आगे आता है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो देखते हैं कि माँ का क्या महत्व बताया इन्होंने। कहते हैं ईश्वर साक्षात दिखाई नहीं देता, इसलिए उसने धरती पर माँ को भेजा। यानी माँ को किसके स्वरूप माना है, ईश्वर के स्वरूप, जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी माँ का होना किसी अनुपम वरदान से कम नहीं होता। यानी माँ सर्वोपरि मानी गई है। इस बच्चे के लिए उसकी माँ की अहमियत दुनिया में सबसे अधिक होती है। यानी वह सोना चांदी सब कुछ ठुकरा देती है। वह न केवल बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसका सही ढंग से पालन पोषण करती है और अच्छे संस्कार देती है। वही बच्चे की पहली दोस्त और अध्यापिका भी होती है। माँ बिना कुछ कहे मन की बात जान जाती है, यानी बिना कुछ कहे मन की बात जान जाती है। आप कहीं भी चले जाएं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको तो आत्मिक सुकून अपनी माँ के पास ही मिलता है। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यानी जो माँ का सुख मिलता है वह अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी के लिए हम अन्य शीर्षक सच्चा सुख दे सकते हैं, क्योंकि माँ की गोद में ही सच्चा सुख मिला था तो सच्चा सुख कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जीवन में सच्चा सुख क्या होता है वह एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताया गया है। अन्य शीर्षक बुद्धिमान चिड़िया भी हो सकता है, यानी वह चिड़िया भी बहुत बुद्धिमान थी जो उसके पंजे से निकल गई थी, क्योंकि अपनी चालाकी से उसे संकट में मुक्ति मिली, यानी वह भाग निकली थी। आगे आता है, इस कहानी में आपने देखा वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों और प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। तो इसमें क्या बताया कि ऋतुएं भी स्वाभाविक अनुशासन में ही चलती हैं। ऋतु चक्र जो हो गया, सूर्य और चांद का उदित और अस्त होना, यानी सूर्य और चांद उदय होते हैं और अस्त होते हैं, वो भी अनुशासन में होते हैं। तारों का रात में चमकना वो भी अनुशासन में होता है, वो दिन में नहीं चमकते। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना यह भी अनुशासन के अनुसार होता है। पशुओं का दिन भर घूम फिर शाम के समय घर लौटना आदि सभी अनुशासन का पालन करते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 आता है कि सोचकर लिखे कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद कर रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? जो दूसरों के अधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। सबसे पहला कारण बताया उन्होंने कि क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। दूसरा कहता है कि क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। तीसरा है कि क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। अब इनका देखते हैं क्या बताया इन्होंने कि सारी सुख सुविधा मिलने पर भी हम स्वाधीनता ही स्वीकार करेंगे, यानी स्वतंत्र रहना ही स्वीकार करेंगे, न कि प्रलोभनों वाली पराधीनता। यानी हमें चाहे कितने भी प्रलोभन मिल जाएं,
हम पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सुविधाएं कितनी भी क्यों न मिल जाए, हम हैं तो किसी के अधीन, यानी दूसरों के अधीन तो हैं। पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन रहने के कारण आत्मिक सुख से सदा वंचित रहता है, यानी वह अपने मन का कुछ नहीं कर सकता। आगे आता कि भाषा की बात। पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इसमें क्या है कि 3 पर हैं, तीनों जो पर हैं वो क्या हैं, अलग अलग उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यांशों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग कर ऐसे 3 वाक्य बनाइए। अब जो पहला था कि गुलाब की डाली पर, यानी गुलाब की डाली के ऊपर बैठकर चिड़िया आन बैठी, तो वो पर हो गया। कभी पर हिलाती थी, यानी पर हिलाती थी, अपने पंख हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई। लेकिन यहाँ पर हो गया लेकिन। तो इसमें क्या होता है कि जामुन के पेड़ पर तोता बैठा है, ये तो हो गया ऊपर बैठने वाला पर। उस मोर के पर कितने सुंदर है, यानी पंख कितने सुंदर हैं। रात का, यानी राधा का रीना पर बहुत एहसान है, ये उसके ऊपर, वो ऊपर हो गया हम। तो आगे आता है, पाठ में तने क्षण भर सुख करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों को खोजकर लिखिए। जैसे इसने किया है, अयो आओ, अयो का मतलब आओ, करियो का मतलब करना, दियो का मतलब देना। इस प्रकार से ये शब्द हैं। तो आज हमने पाठ नंबर 9 जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित बच्ची, यानी बहुत ही प्यारी कहानी, इसके हमने प्रश्नोत्तर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।